देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राहुल महाजन जी और अजीत द्विवेदी जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। दमदार 10 में आज सबसे पहले बात उस खबर की जो आपको हिलाकर रख देगी। एनआईए ने एक ऐसी बड़ी साजिश का खुलासा किया है जिसमें एक अमेरिकी और 7 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। एनआईए की टीम ने इन सभी 7 विदेशियों को आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिससे अदालत ने 11 दिन की एनआईए के रिमांड पर भेज दिया है। इन पर आरोप यह है कि ये भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। ये उन प्रतिनिधि अप्रतिबंधित गुटों को हथियार और ड्रोन सप्लाई कर रहे थे जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बड़ी खबर यह है कि इन विदेशी नागरिकों पर यह भी आरोप है कि ये भारतीय वीजा पर भारत आए और फिर यहां से म्यांमार जाकर उग्रवादी गुटों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करवा दिए। जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें 3 यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली से, 3 अन्य यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ से और 1 अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। यह हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि अभी तक जितने भी जासूसों की गिरफ्तारी हो रही थी या इस तरीके के गलत कामों में लिप्त जो थे वो या तो पाकिस्तानी थे या बांग्लादेशी थे, लेकिन ये पहली बार है कि यूक्रेनी नागरिकों को, और जिसमें 1 अमेरिकी नागरिक भी शामिल है, उसे गिरफ्तार किया गया है। तो पहला सवाल तो यही मन में आता है अजीत जी कि क्या हमारे देश में सीआईए एक्टिव है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही सीआईए का ऑपरेशन है। इस पर पूरा प्रिंट जो इम्प्रिंट दिख रहा है वो जो डीएस्टेबलाइज करके रीजन्स को डीएस्टेबलाइज करके रिजीम चेंज का जो एक तरीका है ये उसको दिखा रहा है, एकदम साफ साफ उसको दिखा रहा है कि आप किसी न किसी तरह से म्यांमार में जो अभी सिविल वॉर चल रही है और उसमें खासतौर से रखाइन प्रांत में जो वहाँ का जो अराकान आर्मी है, उस अराकान आर्मी को अमेरिका चाहता है कि आर्म सप्लाई करें और वहाँ की मिलिट्री जुंटा के खिलाफ हम उसको खड़ा करें और वहाँ अनरेस्ट और बढ़ाएं, वहाँ हिंसा और बढ़ाएं। ये आप म्यांमार में करिए। इसके लिए तो इसी के लिए तो अमेरिका बांग्लादेश से एक कॉरिडोर चाह रहा था वहाँ रखाइन पहुँचने का और अराकान आर्मी को मदद करने का। आप वो करिए, उससे हमको हमारी, लेकिन अब समस्या यह है भारत की मीनाक्षी जी कि हमारे बैकयार्ड में आप एक प्रॉक्सी वार को लेकर के आ गए। ये हमारा बैकयार्ड है, म्यांमार में आप एक प्रॉक्सी वार लेकर के आए हैं। अमेरिका अपने लोगों को लेकर के, उनको हथियार दे करके, उनको तमाम सलाहियात दे करके, और आप जब अराकान आर्मी को आप ट्रेंड कर रहे हैं वहां से, और उस अनरेस्ट का इतना भारी असर होना है भारत पर, मणिपुर में और मिजोरम में वहां से लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वहां के आतंकवादी आकर के हमारे यहाँ शरण ले रहे हैं, वहां के लोग जो रिफ्यूजी होकर के आ रहे हैं, रोहिंग्या पूरे देश में जो फैले, ये वहीं उसी रखाइन से तो आए जहां अराकान आर्मी से परेशान होकर के। तो ये अमेरिका अपना जो एक उसकी डर्टी ट्रिक्स होती है पूरे देश में, जो डीएस्टेबलाइज करता है रीजन्स को, वहां इंसर्जेंसी फैलाता है, इंसर्जेंट्स को मदद करता है और रिजीम चेंज की जो बातें करता है वो भारत के बैकयार्ड तक ले आया। और ये जो आर्थर वैन डाइक जो है, ये तो सीरिया और लीबिया में लड़ चुका है अमेरिका की तरफ से, वहां रिजीम चेंज में लड़ चुका है। ये वो पकड़ा गया है अमेरिकन नागरिक यहाँ। ये इसके पीछे सीआईए की मंशा क्या है? देखिए, ख़ासतौर से कोशिश ये होती है कि म्यांमार में, जैसे बताया भी है, म्यांमार में क्योंकि सिविल वॉर चल रही है और अमेरिका जो है वो चाहता है कि किसी भी जगह पे अगर सिविल वॉर हो, उसमें ख़ासतौर से जो मिलिट्री जुंटा है वो म्यांमार में जो कर रहा है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा वहाँ पर अमेरिका में भी बात होती है। और मैथ्यू जिसकी बात हो रही है वैन डाइक की, ये नॉन स्पाई है। देखिए, 2011 में सीरिया में ये लड़ता हुआ पाया गया और वहाँ पर सिविल वॉर में ये इन्वॉल्व था। उसके बाद अभी रशिया में 2022 में ये यूक्रेन में पहुँचा और यूक्रेन की आर्मी को या वहाँ के लोगों को ट्रेन कर रहा था, और ख़ास तौर से ट्रेनिंग जो थी वो ड्रोन अटैक्स और ड्रोन उसकी ट्रेनिंग थी। और यही अगर आप देखें तो बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं जो यूरोप है उससे इंपोर्ट किए गए इंडिया में। इस दौरान इंपोर्ट करने के बाद इसको म्यांमार ले जाया गया और यहाँ पर जो रेबल्स हैं उनको ये ड्रोन सप्लाई किए जा रहे थे और वहाँ पर ट्रेनिंग भी ये लोग कर रहे थे। और यूक्रेनियन जो 6 नागरिक पकड़े गए हैं उनके बारे में भी ये बात है कि मैथ्यू ही के ही लोग जो हैं वो हैं। 14 यूक्रेनियन जो हैं भारत एंटर हुए थे, अगर हम पूरी बात करें तो उनमें से 6 पकड़े गए हैं। इसमें बाकी कहाँ है ये देखने की बात है। और ये मैथ्यू जो है ये बहुत ही मतलब साफ तौर से ये है कि ये एक अमेरिकन स्पाई है और जो है ये हर उस वॉर में दिखाई देता है। इराक में ये जो है आईएसआईएस के खिलाफ लड़ता हुआ पाया गया था। तो अभी आप जो बता रहे हैं कि एज अ होल अगर आप देखें तो 12 यूक्रेनी आए थे, 6 पकड़े गए हैं, अभी और 14 आए थे। तो बाकियों की तलाश बेशक एनआईए कर रही होगी। वाकई में एनआईए की एक बड़ी काबिलियत रही और ये बड़ी
कमाल का काम उन्होंने किया, क्योंकि जो बात अजीत जी आप कह रहे हैं कि बैकयार्ड तक ये जंग लेकर आ गए हैं, लेकिन एक जंग जो इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा कर रही है वो तो ईरान और इजराइल की जंग है। अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा ईरान, उसे एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद इजराइल ने ईरान को 2 सबसे बड़े अधिकारी ईरान के मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने अली लारीजानी की मौत को कंफर्म किया है। अली लारीजानी को इजराइल ने उस वक्त मारा जब वो अपनी बेटी के घर में मौजूद थे। लारीजानी के साथ उनके बेटे मुर्तजा, डिप्टी अली रेजा समेत कई बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। अली लारीजानी ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे। अली लारीजानी पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के राइट हैंड थे और उनकी मौत के बाद ईरान में फैसले लेने वाली काउंसिल के अहम सदस्य भी। इन दिनों लारीजानी ही ईरान को लेकर बड़े फैसले ले रहे थे। तो आप ये समझें कि अगर क्रिकेट के मैदान की तरह से इसे हम देखें, राहुल जी, अगर 11 मेंबर होते हैं, उसमें कुछ फास्ट बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन धाकड़ होते हैं, तो एक एक करके तो उन्होंने पूरी 11 टीम को ही उन्होंने ढहा दिया है। देखिए, जिस तरह का सिस्टम ईरान में है तो ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति जो है वो उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जगह कोई नहीं लेगा। अली लारीजानी जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये बात सही है। वो खामेनेई के राइट हैंड माने जाते थे। अभी भी जो उनका बेटा है खामेनेई का, उनके भी करीबी माने जाते हैं, पूरे परिवार के करीबी। और लारीजानी जो है एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है ईरान की, वहाँ से आते हैं। इनके जो मतलब पहले भी इनके फादर और ये सारे ये जो है पॉलिटिक्स में रहे हैं, बहुत अच्छे से ईरान की पॉलिटिक्स को ये समझते थे। और ख़ास तौर से वो सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी है उसके ये सेक्रेटरी थे और पावरफुल पोजीशन होती है एक। और एक जब से ये ईरान वॉर अमेरिका और इजराइल के साथ शुरू हुई है, वो एक फेस भी थे अगर देखा जाए तो। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्विटर पर बहुत ज़्यादा बयान आते थे, बाकी सब चीज़ें होती थी। तो एक झटका ईरान के लिए है, लेकिन उसने उसका प्रतिवाद भी किया है। उसका जो है उन्होंने ये कहा है कि वो इसका बदला लेंगे, और साथ ही उन्होंने जो क्लस्टर बम के जरिए अटैक किया है अभी इजराइल पे, वो भी ये मेरे को लगता है ये और बढ़ेगा ईरान की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से आप उनके लोगों को मार रहे हैं या उनके प्रोमिनेंट नेताओं को मार रहे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ का बदला लेंगे। लारीजानी की मौत पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि फ्राइडे को जब लारीजानी को रैली में निकले थे तो मास्कमैन उनका पीछा कर रहे थे। मास्कमैन का नाम हबा बाटोर है, जो एक इजराइल का टॉप एजेंट है। With Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders, in the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate. And Happy Nowruz. We're watching from above. लारीजानी की मौत पर ही ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो बातें अभी कही गई हैं, नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि फ्राइडे को जब लारीजानी को रैली में निकले थे तो मास्कमैन उनका पीछा कर रहे थे, और मास्कमैन का नाम हबा बाटोर है, इजराइल का टॉप एजेंट है। उसी के बारे में अब ये देखें, ये तस्वीर दरअसल हम दिखाना चाह रहे थे आपको। कुद्स रैली में उस वक्त अली लारीजानी मौजूद थे, और ये डेविड कीफ जो है उनका भी एक पोस्ट है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। ये पीछे एक मास्कमैन है। अब लारीजानी इज नेक्स्ट, डेविड कीफ ये बात कह रहे हैं, और हबा बटोर नाम भी बता रहे हैं। लारीजानी इज गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। ये जो अजीत जी, ये जो डेविड कीफ कह रहे हैं, फिर वो पोस्ट में हम इन सर्कल करके वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो इजरायली एजेंट हबा जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आता ही है कि जैसा मुफाद काम करता है, दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उस तरह से काम नहीं कर पाती। बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। वो लोग बहुत उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बढ़िया नेटवर्क है, वो सब चीज़ें उनका एक एडवांटेज है। लेकिन इस बार हम लोग जो ईरान को देख रहे हैं, जिस तरह से ईरान के जो बड़ी लीडर्स हैं वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रहा है। 13 मार्च को कुदुस डे की रैली थी, वो अलविदा का जुम्मा था, उस दिन आखिरी शुक्रवार था इस रमजान के महीने का, और हर साल उसमें एक बड़ी रैली होती है जो फिलिस्तीन का समर्थन भी वहाँ किया जाता है। तो ये एकदम एक्सपेक्टेड था कि अली लारीजानी या मुस्तफा खामेनेई या उस स्टेचर का कोई बड़ा नेता उसमें जाएगा। हर साल जाते हैं लोग। तो जब जो अभी जिस तरह का माहौल है, नहीं जाना चाहिए था लारीजानी को, लेकिन लारीजानी गए उसमें।
ये बड़ा मैसेजिंग के लिए है वो, हाँ मैसेजिंग के लिए। ऐसी आयतुल्लाह खामेनेई ने किया था। वो चाहते तो बंकर में छिप जाते, कहीं छिपे रह सकते थे। तो ये कई बार ये ऐसा लग रहा है कि लोग जानबूझ करके जोखिम ले रहे हैं, क्या कोई चैलेंज कर रहे हैं, क्या अपनी 9 करोड़ जनता को कोई मैसेजिंग कर रहे हैं, अपनी 12 करोड़ की इनकी सेना है इनको मैसेजिंग कर रहे हैं, या दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका से नहीं डर रहे हैं। आपने कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी तो सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि हाई आईक्यू लेवल के बंदे। ठीक बात है। और ये भी कहा उन्होंने कि हमारे पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है और हमको नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो अब जब चले गए हैं तो वहां अब इन सब चीजों से, ये जब आप चेन ऑफ कमांड में इस तरह से टॉप के लोगों को जब आप मारते हैं, और कई बार ऐसा लगे, ये राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके पास एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री का फ्रेमवर्क है, उसमें काम करते हैं वो लोग। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये बिखर जाए, कमांड बिखर जाए, और जिसके पास जो हथियार है वो हथियार लेकर के, और ईरान के इतने बड़े इलाके में वो लोग फैले हैं, और चेन ऑफ कमांड टूट जाए और कोई कहीं हमला करने लगे, तो फिर तो ये पूरा इलाका और इनसिक्योर हो जाएगा और असुरक्षित हो जाएगा पूरा इलाका। तो हर इस तरह की मौत के बाद, हर इस तरह की हत्या के बाद अमेरिका युद्ध को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता जा रहा है ईरान में। इस तरह के हर हमले के बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है लड़ाई वहां। लारिजानी की मौत के बाद बौखलाया ईरान इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है। इजराइल के सभी शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। खैबर शिकन और खुरम शहर मिसाइलों से अटैक किया गया है। तस्वीरें भी लगातार, अब इजराइल से बहुत तस्वीरें तो बाहर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जो ईरान के हवाले से तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख दें। खैबर शिकन और खुरम शहर, इन 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इजराइल के तमाम शहरों पर अटैक किया गया। और नुकसान इस तरह से हो रहा है कि क्योंकि ये मिसाइल हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दी जाती है, लेकिन मलबा तो आकर गिरता है, और जब मलबा आकर गिरता है तो वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। मिसाइल आकर गिरेगी तो ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन मलबा भी आकर गिरता है तो भी डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया गया है। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल ने तबाही मचा दी है। ईरान ने कई क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलें दागी हैं, और एक के बाद एक। क्लस्टर का मतलब ही ये है कि एक साथ एक के बाद एक इस तरीके से हमला होना। और उसकी कुछ तस्वीरें मैं आज सुबह से देख रही हूँ। एक फोटो है, एयर स्ट्राइक जिस तरीके से हुई है, वहां पे जिस तरीके का डिवास्टेशन हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। राहुल जी, ये तो बात एकदम साफ है, उन्होंने अली खामेनेई को न्यूट्रलाइज कर दिया, तब भी ईरान लड़ रहा है। अली लारिजानी को मार दिया, तब भी ईरान लड़ रहा है। तो ईरान तो ये तय करके बैठा है कि अंत तक इस युद्ध को लेकर जाना है। जब तक एक व्यक्ति भी जिंदा है तब तक वो लड़ेंगे। देखिए, ईरान का बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि तेल और गैस ही सिर्फ ऐसा है, ऐसा नहीं है। वहाँ से बहुत सारा और ट्रेड जो है गुजरता है। अब आप चाइना बहुत सारी कार्गो शिप जाती हैं। चाइना पे इफेक्ट देख लीजिए, उनका जो पूरा एल्युमिनियम का ट्रेड है वो सारा रुक गया है। वहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो फंसा पड़ा है चाइना में, और वो बेच नहीं पा रहे हैं। भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं, और बहुत ट्रेड, इस रूट से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। और दूसरे आसपास के इलाके भी जो हैं वो कब तक इसको झेल पाएंगे, ये भी देखने की बात है। बाकी देश जो ईरान के आसपास हैं वो कब तक इसके फाइनेंशियल लॉस जो है वो झेल पाएंगे, ये भी देखने की बात। ईरान बार बार जो है बाकी जो देश हैं आसपास, उनको ये कह रहा है कि वो अमेरिकी अड्डे जो हैं या अमेरिकी फौजें जो हैं उनको वहाँ से बाहर निकाले, ताकि जो है फिर वो हमला करना वहाँ पर रोक देगा। तो ये सारी बातें वहाँ पर हो रही हैं। और अमेरिकी, अगर आप प्रेसिडेंट की बात भी करें तो वो भी जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें भी हताशा दिखाई दे रही है। कोई जो है, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया, ना बाकी जो नाटो को लेकर, फ्रांस ने भी जो कहा, इमैनुअल मैक्रों का जो बयान है, वो अपनी फौज वहाँ पर नहीं भेजना चाहता है, कोई भी अपने एसेट्स वहाँ पर नहीं लगाना चाहता। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल जो है वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो उसकी कमी इजराइल में महसूस की जा रही है। और हमने देखा है कि बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो इंटरसेप्टर से ना मतलब वो रोक नहीं पाते हैं और वो आके गिरती हैं। जैसे आपने क्लस्टर बम्स की बात की है, उसमें मिसाइल जो आती है और बीच में खुल जाती है, उसके साथ बॉम्बलेट्स जो हैं बहुत सारे इलाके में फैल जाते हैं, तो उसको रोकना तो असंभव जैसा है। और दूसरा, ईरान जो है नई मिसाइलें जो है वो इस समय इस्तेमाल कर रहा है, कुछ ऐसी मिसाइलें जिनका पहले कभी देखा नहीं गया। लेकिन अमेरिका को इतना तो पता होगा ना कि जिनसे वो भिड़ने जा रहे हैं, अगर वो ये मान के चल रहे थे कि उन्होंने एक मिसाइल सिटी बना के रखी हुई है, तो इतनी ताकत लेकर ईरान बैठा हुआ होगा और उसके पास खार्ग है। अमेरिका का आप सोचिए, जो बयान अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं हमने ये सोचा ही नहीं था कि वो आसपास के देशों पर अटैक करेंगे।
जबकि ईरान साफ तौर से बोल चुका था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके बयान अपने आप में मतलब हंसी भी आती है और ये भी आती है कि क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट ऐसा हो सकता है और अपने देश के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर सकता है। नाटो के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। नाटो को लेकर जिस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हॉर्मुज के पास अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया है। ईरान के समुद्री तट पर 5000 पाउंड के बम से हमला हुआ है। अमेरिका ने 5000 पाउंड के नए कई सारे बम गिराए हैं। ईरान के मिसाइल ठिकानों पर ये बम गिराए गए हैं। कितनी कामयाबी मिली है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जब इतने ज्यादा बम गिराए गए होंगे तो इरादा तो साफ है, नुकसान जितना वो कर सके। और मूस के पास अमेरिका का ये हमला बता रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाकी देशों के लिए और अमेरिका के लिए भी खोलना चाहते हैं। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, अगर वहाँ पर ये ईरान को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया, तो फिर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अमेरिका की जीत है। लेकिन अभी फिलहाल मामला कांटे का बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर ईरान ने पूरी दुनिया में पेट्रोल में आग लगा दी है और सबसे ज्यादा असर अमेरिका में ही पड़ा है। यहाँ तेल की कीमतों में 27% का इजाफा देखा गया है, जबकि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम पर कोई असर नहीं पड़ा। कनाडा की बात करें तो यहाँ पर जंग की वजह से तेल की कीमतों में 25% तक का उछाल है। इटली में 16%, जर्मनी में 14% की बढ़ोतरी तेल के दामों में दर्ज की गई है। चीन और तुर्की में पेट्रोल 12% महंगा हो गया है, जबकि जापान में 10% और ब्रिटेन में 8% महंगा पेट्रोल बिक रहा है। सिर्फ 3 ही देश हैं, इंडिया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, जहां इस भीषण जंग के बावजूद तेल की कीमतों पर असर नहीं पड़ रहा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ा है और पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अजीत जी, हमने दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिस्ट गिना दी और जापान जैसा वो देश जिसके पास तो अपना भी अच्छा खासा रिजर्व है, अमेरिका के पास अपना रिजर्व है, वहां पर भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, देखिए, असर तो भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन भारत की पेट्रोलियम जो मार्केटिंग कंपनियां हैं अभी उनको वो नहीं बढ़ा रही हैं, मतलब वो बोझ जनता पर नहीं डाल रही हैं। भाई हम तो सबसे ज्यादा तेल आयात करते हैं। हमारा तो 80% 90% तेल हमारा आयात पर ही हमारी एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करती है, आयात पर ही। तो असर हम लोगों पर भी होगा, लेकिन अभी सरकार अपनी जनता पर ये असर नहीं डाल रही है। हम लोग इसको इस तरह से देखें, मैनेज कर रही है सरकार, मैनेज कर रही है, पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां मैनेज कर रही हैं। और किस तरह की बारीक का प्रबंधन हो रहा है ये देखिए कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हम लोग के यहाँ, चाहे IOCL हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, इन कंपनियों के का एक रिफाइनरी विंग अलग है और एक मार्केटिंग विंग अलग है। तो अभी तक क्या था कि जो रिफाइनरी का कॉस्ट बढ़ रहा है ना, जो रिफाइनरी विंग है उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, उसका मुनाफा घट रहा है। तो अब इन लोगों ने उसको रीएडजस्टमेंट किया है, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है कि इस लॉस का कुछ हिस्सा जो है जो मार्केटिंग विंग है उस पर भी जाए। रिफाइनरी का तेल ले आना और रिफाइन करना एक विंग कर रहा है और बेचने का काम दूसरा विंग कर रहा है। तो एक ही विंग अभी तक घाटा झेल रहा था, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है कि जो मार्केटिंग विंग है वो भी थोड़ा इसका घाटा उठाए। भाई घाटा तो होगा ही ना, जब कॉस्ट बढ़ रही है। हम लोग अभी इस युद्ध के पहले मान लीजिए कि $70 में एक बैरल खरीद रहे थे और आज $106 में एक बैरल खरीद रहे हैं। 59 लीटर तेल अगर हम लोग आज $106 में खरीद रहे हैं तो कॉस्ट तो बढ़ी गई ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए कॉस्ट नहीं बढ़ी, कॉस्ट तो भारत के लिए भी बढ़ गई और वो तो कोई ना कोई बेयर करेगा ना। तो अभी भारत की पेट्रोलियम कंपनियां बेयर कर रही हैं, अभी उनका मार्केटिंग विंग बेयर कर रहा है, रिफाइनरी जो है वो बेयर कर रही है। मैं इसमें एक एंगल ये भी पूछूं आपसे कि जब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें यानी क्रूड ऑयल की कीमतें ज्यादा नहीं थी, उस वक्त विपक्ष ये कहता था कि भारत की जनता ज्यादा दाम क्यों चुका रही है, इससे कौन सी कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो क्या मैं इसे उस रीएडजस्टमेंट के तौर पर भी देखूं? एकदम देखना, थोड़ा सा और देखना चाहिए है, क्योंकि उसी तरह से जो है एक बार में हम लोगों ने जो अभी कहा गया एक पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से ये बयान आया कि $120 पर बैरल भी पहुंच जाए उसके बाद ही भारत बढ़ाने के बारे में सोचेगा। अगर क्रूड की ब्रेंट जो है $120 से ऊपर चला जाए तभी भारत बढ़ाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि उस हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है प्राइस हम लोगों तो $120 प्रति बैरल पर अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमत जाती है तब थोड़ा सा एक इसमें राहुल जी का मैं बस इतना सा बोलूंगा, थोड़ा सा हम राजनीतिक भी चीजें देखते हैं, तो चुनाव भी हैं तो ऐसा भी उनको भी ध्यान रखिएगा। चुनाव आफ्टर इलेक्शंस क्या असर है वो असली असर आपको दिखाई देगा।
ये चुनावों के कारण भी ये संभव है कि सरकार जो है अभी नहीं चाहती कि इस तरह के जो है अब चुनाव हो या ना हो, दोनों कारण मैं ये कहती हूं कि जनता का फायदा हो रहा है कि दुनिया भर के देशों में जहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, वहां पर भारत में आम उपभोक्ताओं को राहत अभी तक है। अब वो राहत कितने दिनों तक जारी रहेगी, इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि युद्ध की विभीषिका बहुत खराब होती है। सिर्फ उन देशों के लिए ये विभीषिका नहीं होती जहां युद्ध हो रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो भारत हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है, हमारे पड़ोसी राज्यों की मैं बात कर रही हूं। और पाकिस्तान में तो इसका भीषण असर दिखाई दे ही रहा है। बात ताज़ा हमले की कर लें। बेरूत में इजरायल ने भीषण हमला किया है। हमले में हाई राइज बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। हिजबुल्लाह के हमले पर आईडीएफ ने पलटवार भी किया है। ये देखें तस्वीरें। तो हाई राइज बिल्डिंग कैसे एक झटके में ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बेरूत से आई हुई ये तस्वीरें हैं।